नमस्कार साथियों, सुरेश कांत आपके सामने हाजिर हूँ पुनः। इतिहास की हमारी आज की क्लास रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया है कि दो क्लासेस एक साथ, दो विषय की जीएस की क्लासेस एक चल रही हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी की चल रहा है, दूसरा हिस्ट्री का चल रहा है। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में भी हमने सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ा था। ठीक है, एक लेक्चर हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी। उसको फिर हम देखेंगे, जो बचा हुआ सल्तनत कालीन प्रशासन है उसको जब मुगल प्रशासन पढ़ाएंगे तो उसके साथ में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक बार वहाँ रिवीजन हो जाएगा जो थोड़ा सा सल्तनत कालीन प्रशासन बचा है। खास करके प्रशासन में जैसे इक्ता व्यवस्था बची हुई है सल्तनत कालीन। ठीक है, इक्ता व्यवस्था कुछ है नहीं, ठीक है, नगद वेतन के बदले में उसको एक जागीर दी जाती थी। उस जागीर के आधार पे जो है सैनिक व्यवस्था, यानी कि जिसको इक्ता यानी कि जमीन का एक भाग दिया जाता था, उस भाग से जो भू राजस्व होता था, यानी कि जिससे जो उस व्यक्ति को जिसको इक्ता दी गई है, जो उसकी आय होती थी, उस आय के आधार पे वो एक सैनिक व्यवस्था रख सकता था। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि बड़े जागीरदार होते थे तो वो सेना भी रखते थे, छोटी मोटी सेना भी रखते थे। तो इसी तरीके से कुल मिला के इक्ता व्यवस्था थी, बस थोड़ा बहुत अंतर था। तो इक्ता व्यवस्था कुछ ऐसा विशेष है नहीं, मोटा मोटा उसको एक इक्ता व्यवस्था नाम दे दिया गया है। और इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। इसको मैंने बताया था जब सल्तनत काल में पढ़ा रहा था। ठीक है, आज हम लोग 1526 तक लगभग पहुंच ही गए हैं। 1526 का मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी को हमने देखा था, लोदी वंश जो सल्तनत काल का लोदी वंश था सबसे अंतिम था, और लोदी वंश 1526 में इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है। तो हुआ क्या है कि थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। अब आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, क्योंकि और इस मुगल साम्राज्य की स्थापना में स्पेशली कौन करता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन होता है? बाबर होता है। ठीक है, तो बाबर से संबंधित आज हमारी क्लास रहने वाली है। मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी और इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है क्योंकि आपको समझ में आए कि जिस समय बाबर आया है उस समय क्या स्थिति है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा कि जिस समय बाबर आता है, एक सल्तनत काल की पूरी शासन चलता रहता है। 1106 में स्थापना होती है सल्तनत काल की, 1526 तक लगभग 400 साल के ऊपर तक एक शासन प्रणाली चल रही है। इसके बाद क्या होता है कि वो शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है, यानी कि उस सल्तनत काल में जितने भी वंश के लोग रहते हैं, शासक रहते हैं, वो हट जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या है। और इसका काफी कुछ जो है कह सकते हैं कि कहानी हमको जो पता होती है बाबर की आत्मकथा से। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुझके बाबरी। ठीक है, तुझके बाबरी, तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये प्रश्न काफी ज्यादा आता है पूछने के लिए कि बाबर ने जो अपनी भाषा लिखी है, मतलब कि जो आत्मकथा लिखी है तुझके बाबरी, उसकी भाषा क्या है? तुर्की भाषा है। ठीक है, ठीक, तो बाबर ने जो पहला प्रश्न तो आपका यही आ गया कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुझके बाबरी नाम है, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ठीक, अब इसी आत्मकथा में जो है बाबर बहुत सारी बातें भारत के विषय में बताता है। एक बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक स्रोत है इतिहासकारों के लिए तुझके बाबरी। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको बहुत ईमानदारी से लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ स्वीकार करते हैं। हालांकि भारत के संबंध में जो उसने कुछ बातें लिखी हैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखी हैं। या ये कह सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो सेना की संख्या वो बताता है। ठीक है, अपनी संख्या 12,000 बताता है, और इब्राहिम लोदी की संख्या 1 लाख बताता है पैदल सेना, और 1,000 हाथी की सेना है। ठीक है, इस तरह से तो उसको थोड़ा सा माना नहीं जा सकता कि इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख के पार रही होगी और इसकी सेना 12,000 रही होगी। हाँ, कई सारे इतिहासकारों ने इस बात को जरूर माना है कि जब ये काबुल से चला, ठीक है, काबुल से चला। ठीक है, बाबर कहाँ का शासक रहता है? काबुल का रहता है, काबुल और गजनी का। अभी मैं बाबर के बारे में पूरी बात आपको बताता हूं, लेकिन पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर इसके बैकग्राउंड पे चलेंगे, इसके जन्म से चलेंगे। ठीक है,
बाबर की आत्मकथा में बाबर ये बताता है कि वो काबुल का शासक है, ठीक है, वो चलता है भारत की ओर आता है। भारत में वो ये बताता है कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें ये प्रश्न आप लोगों के लिए आता है। वो 5 मुस्लिम शासकों का नाम लेता है, ठीक है, 5 मुस्लिम शासकों का नाम लेता है, शासकों का नाम लेता है, यानी कि 5 मुस्लिम राज्य हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, 5 मुस्लिम राज्य हैं जिनके विषय में बताता है। और फिर ये क्या कहता है बाबर, ये कहता है कि 2 हिंदू राज्य हैं। ये 5 मुस्लिम शासकों का नाम लेता है, यानी कि 5 मुस्लिम राज्य हैं भारत में जब वो आक्रमण करता है दिल्ली पे, ठीक, और 2 हिंदू राज्य हैं, यानी कि 2 हिंदू शासक हैं। जो भी समझ लीजिए, दोनों बातें मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है। 5 मुस्लिम शासकों का नाम लेता है। ये प्रश्न आता है कि कौन कौन से वो राज्य के नाम लेता है, ठीक है। तो वो जो राज्य के नाम लेता है 5 मुस्लिमों के, वो है पहला दिल्ली, लोधी वंश है ही, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 5 मुस्लिम राज्यों के नाम। ये प्रश्न आता है मिलाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। दिल्ली है, गुजरात है, मालवा है, बंगाल है, और एक राज्य और है बहमनी, ठीक है। ये 5 मुस्लिम राज्यों का वो नाम लेता है। अपनी आत्मकथा में बकायदा लिखता है कि भारत में 5 मुस्लिम राज्य हैं जो शासन कर रहे हैं और 2 हिंदू राज्य हैं। और 2 हिंदू राज्य कौन से हैं? एक तो विजयनगर है पहला, जहां का शासक कृष्णदेव राय है, और दूसरा मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा या राणा संग्राम। राणा संग्राम सिंह इनका पूरा नाम है, इनको राणा सांगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या बताया है। भारत में जब वो आक्रमण करता है तो भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी रहती है। यहाँ पे 5 मुस्लिम राज्यों का वो नाम बताता है और 2 हिंदू राज्यों का। मुस्लिम राज्यों में दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और बहमनी है। हिंदू राज्य में विजयनगर है, मेवाड़ है। विजयनगर में किसका शासन है? कृष्णदेव राय का शासन है। ये प्रश्न अगर आ जाए कि बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन रहता है, तो ये कृष्णदेव राय है, ठीक है। और जब मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरा बताऊंगा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर सबसे शक्तिशाली बन जाता है, ठीक। तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया पानीपत के, कह सकते हैं कि प्रथम युद्ध, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक। अभी वहां पे भी आएंगे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? ये तो मैंने बता ही दिया, बाबर है। बाबर ही है और कौन करेगा, ठीक। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। कहां पे होता है? फरगना में। फरगना नामक स्थान है। 1483 को फरगना का एक गांव है, वहीं में फरगना में जन्म होता है, ठीक है। बेसिकली ये फरगना अगर आज के समय में अगर देखेंगे, आज के समय में अगर ये इस फरगना को देखा जाए तो ये जो यहाँ पे मान लीजिए अफगानिस्तान है, इसी से सटा जो रसिया वाला एरिया है, तुर्की वाला जो है, इसी के बीच में है, तुर्की के पास में ही है फरगना, अगर आज के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रांसआक्सियाना वाला जो क्षेत्र है, समरकंद जो राजधानी बनाना चाहता है, ये सब ट्रांसआक्सियाना वाला क्षेत्र है जो रसिया में था उस समय, ठीक है। तो फरगना में इसका जन्म होता है, ठीक है। इसके पिता का नाम रहता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा नाम रहता है, ठीक है। उमर शेख मिर्जा इसके पिता रहते हैं, उमर शेख मिर्जा। फरगना, इसी फरगना के छोटे शासक रहते हैं, एक प्रकार से छोटे शासक रहते हैं,
उमर शेख मिर्जा कौन है? पिता है। किसके पिता हैं? बाबर के पिता है। ठीक है, उमर शेख मिर्जा। इनकी माता का भी नाम अगर मैं आपको बता दूं, कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार, कुतलुग निगार खान। ठीक है, ये इनकी माता का नाम है। क्या नाम है? कुतलुग निगार खान। ठीक है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, कुतलुग निगार खान। ठीक है, माता का नाम है। ठीक, माता पिता का नाम इसलिए मैंने लिखा कि अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो पेपर में आता है। ठीक है, बाबर के अंदर दो महान वीर या दो महान वंश के योद्धाओं का रक्त दौड़ रहा है। ठीक है, किसका किसका? एक तो महान मंगोल शासक चंगेज खान और महान तुर्की शासक तैमूर। तैमूर लंग अगर आपने सुना हो, 1398 में नासरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। और 1398 में कौन शासक कर रहा है? तुगलक वंश शासन कर रहा है दिल्ली में। ठीक है, आप लोगों के प्रश्न आप लोग नोट कर सकते हैं, जो भी लोग नोट करना चाहे। यही तैमूर लंग है जो 1398 में तुगलक वंश नासिरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण करता है दिल्ली में। इसी का ये वंशज है। ठीक है, इसका जो पिता है उमर शेख मिर्जा जो है, इसी तैमूर लंग का वंशज है। यानी कि ये जो तैमूर लंग है, इनके वंशज कौन है? पिता के वंशज हैं। ठीक है, ठीक, पिता के वंशज हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो तैमूर लंग है, इनके वंशज ही हैं ये लोग, उमर शेख मिर्जा यानी कि बाबर लोग। दूसरी बात, कुतलुग निगार खान जो महान मंगोल शासक रहता है, मंगोल शासक चंगेज खान। चंगेज खान, ठीक है ना। तो इस महान मंगोल शासक चंगेज खान की 14वीं वंश का 14वां वंश जो इनका चलता रहता है, इसी 14वां वंश का जो एक माँ रहती है, महिला रहती है, कुतलुग निगार खान, इसका लड़का रहता है बाबर। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि पिता पितृवंश की ओर से बाबर किस क्रम का है, कौन सा वंशज है, और मातृवंश की ओर से ये किस वंश का है। ठीक है, तो माता का जो वंशज है उसके अनुसार से चंगेज खान का ये 14वां वंश है, और पिता की तरफ से, सॉरी मैं वंश लिखना भूल गया, ये 5वां वंश है। ठीक है, यानी तैमूर खान का 5वां वंशज है उमर शेख मिर्जा यानी कि, और जो बाबर है इसी का लड़का है। ठीक है, ये जो उमर शेख मिर्जा है इसका 5वां वंशज है, और जो कुतलुग निगार खान है ये चंगेज खान की 14वीं वंशज की महिला है जिसका लड़का बाबर होता है। इस वजह से मैंने माता और पिता दोनों का नाम लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हो गई बात इनके माता और पिता की, बाकी और कुछ भी नहीं रहता। हाँ, 1483 में ये जन्म लेता है। ठीक है, इसके पिताजी फरगना के एक छोटे से शासक रहते हैं। 1494 में क्या होता है? 1494 में पिता की मृत्यु हो जाती है, जो इसका मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? इसी बाबर के पिता की, उमर शेख मिर्जा की 1494 में मृत्यु हो जाती है। और 1494 में ही 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 11.5 वर्ष की आयु रहती है, ये दिसंबर या सितंबर में खत्म होते हैं। 11 वर्ष की आयु में सत्ता मिल जाती है किसको? सत्ता मिलती है किसको? बाबर को। यानी कि मात्र 11 साल की अवस्था में बाबर जो है फरगना का शासक बन गया। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबर वाकई कितना जबरदस्त शक्तिशाली सैनिक है, और जो ना जाने कितनी बार हारने के बाद फिर जीतता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। बाबर की कहानी से प्रेरणा भी ली जा सकती है। इस मामले में प्रेरणा नहीं ली जा सकती है कि वो धर्मांध शासक है, वो तो मुस्लिम है ही भाई, सीधी सी बात है। मैं उसके कार्यों के लिए कह रहा हूं, मैं उसके धार्मिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके राजनीतिक और सैनिक बात
पक्ष की बात कर रहा हूं कि वो कितना कुशल सेना नायक है, ठीक है, राजनीतिक रूप से कितना दृढ़ व्यक्ति है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धार्मिक रूप से वो कैसा है ये मुद्दा ही नहीं है। मैं उसके उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जिस व्यक्तित्व की वजह से वो फरगना से चला और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर डाली। और मामूली बात नहीं है, एक समय वो मध्य एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पे भी 1511-12 की बात है कि वो खुरासान का भी एरिया और ट्रांसआक्सियाना का भी एरिया, यानी कि ईरान से लेके आज का जो रूस का दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, उस एरिया को लगभग पूरा जीत लेता है मध्य एशिया के। तो ऐसा नहीं है, पर यह है कि बाबर हार नहीं मानता है किसी भी चीज से, और इस बात को वो अपनी आत्मकथा में भी कहता है। जैसे वो अपनी आत्मकथा में इस बात को बताता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, इब्राहिम लोदी कैसा एक अनुभवहीन सेनापति है। वो इब्राहिम लोदी को बाकायदा इस बात को बताता है कि उसके अंदर वो जाबाजी नहीं है, वो धैर्यता नहीं है, वो निपुणता नहीं है, वो कुशलता नहीं है जो एक अच्छे सेना नायक के लिए होनी चाहिए। वो उसकी चंचलता के विषय में बताता है, और अनिर्णय वाला व्यक्ति बताता है कि निर्णय लेके पीछे हट जाता है, कभी आगे जाता है, कभी बाएं जाता है, यानी कि स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। इस बात को बाकायदा अपनी आत्मकथा में बाबर ने बताया इब्राहिम लोदी के लिए। इब्राहिम लोदी कौन है? वही अंतिम लोदी वंश का शासक है जिसके साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर लड़ता है, और बाबर उसके विषय में बता रहा है। तो बात समझ सकते हैं कि बाबर वाकई कितना जबरदस्त सेना नायक है, ठीक है। दूसरी बात, बाबर अगर आप देखेंगे कि 1497 से लेके 1526 का जो इसका जीवन काल चलता है, ठीक है, बाबर किसी न किसी तरीके से अपने पिता का जो वंशज है, पितृ वंश की तरफ से, वो तैमूर लंग का रहता है, ठीक है। तो तैमूर लंग की जो राजधानी रहती है समरकंद। बाबर इस समरकंद को जीतने के लिए बिल्कुल व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, और इसको आप समझिए कि 1497 में वो पहली बार जीतता है, ठीक है, सिर्फ 100 दिनों के लिए। मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि बहुत फिर लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस समरकंद को लेके बाबर कितना जबरदस्त जो है आशान्वित है, और उसको आशा है कि मैं समरकंद को जीत लूंगा और समरकंद का शासक बन जाऊंगा, जबकि वो फरगना का शासक है। इसी समरकंद के चक्कर में वो फरगना को भी कह सकते हैं कि लगभग खो ही दिया, ठीक है। तो दूसरी बार कब? 1502 में वो फिर जीतता है समरकंद को 8 महीने के लिए, ठीक है, और फिर 1510 से 12 के बीच में जीतता है समरकंद को लगभग 1.5 साल के लिए। यानी कि ये तीनों समरकंद की जो विजय है, इससे पता चलता है कि बाबर हार नहीं मान रहा है। समरकंद को पाने के लिए बाबर कुछ भी करने के लिए तैयार है। 1496 में वो आक्रमण करता है पहली बार समरकंद पे, हार जाता है, मगर 1497 में जीत लेता है और मात्र 100 दिनों के लिए रहता है, क्योंकि जब समरकंद वो जाता है तो फरगना उसके हाथ से निकल जाता है, और जब फरगना में रहता है तो समरकंद हाथ से निकल जाता है। ये बात उसके समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों को व्यवस्थित कैसे किया जाए, ठीक है। समरकंद की 3 विजय होती हैं, ठीक, लेकिन बाबर इतने से ही रुकने वाला व्यक्ति नहीं है, शासक नहीं है, ठीक है। वो फरगना का शासक रहता है। समरकंद के चक्कर में वो धीरे धीरे जो है फरगना को भी लगभग खो ही देता है। होता क्या है कि 1501 में क्या होता है कि ये जो काबुल का शासक रहता है, काबुल आज के अफगानिस्तान की राजधानी, जो काबुल का क्षेत्र है, काबुल का शासक है, इसका चाचा रहता है। काबुल का शासक कोई मिर्जा है, उलुग बेग मिर्जा रहता है, इसका चाचा है, उलुग बेग मिर्जा रहता है शासक, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब देखिए 1501 में काबुल का शासक उलुग बेग मिर्जा है, ये बाबर का चाचा है, ठीक है। बाबर का पिता कौन रहता है? उमर शेख मिर्जा रहता है।
1501 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे अव्यवस्था हो जाती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई ठीक ठाक शासन नहीं चल रहा है, अफरा तफरी मची है, शासक बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, 2-4 दिन में हत्या हो जा रही है, इस तरीके से उनका होता जा रहा है। ठीक है, एक मिनट साथियों। सॉरी। तो इस बात को समझिए, जब अव्यवस्था हो जाती है तो ये धीरे से 1504 में काबुल आता है और काबुल की विजय कर लेता है, यानी कि काबुल का ये शासक बन जाता है। पहली बार ऐसा होता है कि 1504 में, ये तिथि याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 1504 में बाबर ने काबुल की विजय कर ली और काबुल का शासक बन गया। ठीक है, काबुल का शासक बन गया तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र मिल गया। काबुल भाई बड़ा क्षेत्र रहता है। इसी बीच में 1507 में क्या होता है, ये पहली बार काबुल में ही, कहां, काबुल का शासक है तो काबुल में ही बादशाह, ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है। ठीक है, और क्या छोड़ देता है, ये मिर्जा छोड़ देता है। ठीक है, मिर्जा पदवी त्याग देता है। ठीक है, ये बात हो गई। मिर्जा पदवी जो लगी रहती है इसकी, इसका पूरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ठीक, जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो 1507 में पहली बार ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह का मतलब होता है कि हम खलीफा की सल्तनत को नहीं मानेंगे, हम खलीफा को नहीं मानते, हम बादशाह हैं। ठीक है, पहली बार बादशाह घोषित कर रहा है खुद को। ठीक, फिर इस तरह से इसकी लड़ाई चलती रहती है। बीच में 1501 में उज्बेक रहते हैं, शहबानी खान, बहुत प्रसिद्ध उज्बेक शासक रहते हैं शहबानी खान। ठीक है, वो समरकंद में इसको हरा देते हैं 1502 में। जब ये समरकंद जीतता है तो 1502 में उज्बेक शासक रहते हैं, उज्बेक शासक शहबानी खान, बहुत प्रसिद्ध उज्बेकों के शासक हुए शहबानी खान। शहबानी खान ने 1502 में समरकंद में हरा दिया इन्हें। समरकंद में जब हरा दिया तो फिर ये भाग के चले आए कहां, फरगना, और फरगना के बाद फिर ये काबुल के शासक बन जाते हैं। ये स्थिति होती है, क्योंकि मैंने बताया 1502 में ये समरकंद को बाबर जीत लेता है 8 महीने के लिए। इसके बाद फिर शहबानी खान इसको हरा देता है। ठीक, इसके बाद फिर 1504 में ये चलता रहता है। फिर आता है 1510 का समय। 1510 के समय में क्या होता है कि ईरान का शाह रहता है। ठीक है, ईरान का वहां सुल्तान को, शासक को शाह बोला जाता है। ईरान का शाह रहता है इस्माइल खान। ठीक है, इस्माइल खान शासक रहता है। ईरान का शाह रहता है इस्माइल खान। ठीक है, ये जो इस्माइल खान है इसने शहबानी खान को हरा दिया 1511 में। ठीक है, और जब हरा दिया 1510 के लास्ट में और 1511 के बीच की ही बात है, शुरुआती समय, जब शहबानी खान को हरा दिया और इसकी मृत्यु हो जाती है 1511 के एंड में। और जब यह बात पता चलती है, किसको, बाबर को पता चलती है। बाबर कहां का शासक है इस समय तक, काबुल का शासक है। बाबर को जब यह पता चलता है कि शहबानी खान समरकंद में मार दिया गया और उसको शाह इस्माइल खान ने जो है मार दिया है, तो वो इस्माइल खान से एक संधि करता है, समझौता करता है। कौन करता है, बाबर करता है। ठीक है, जिसके तहत इसको क्या मिल जाता है, समरकंद मिल जाता है। ये 1511 1510 की ही 1510 एंड की बात है और 1511 तक पूरा रहता है, क्योंकि 10 से 12 के बीच में, 1510 के 12 के बीच में ये समरकंद का शासक रहता है बाबर। ठीक है,
होता क्या है, इन 2 साल में आराम से बाबर ने समरकंद के शासक के रूप में सुख को प्राप्त किया, क्योंकि उसका ड्रीम था, उसका स्वप्न था कि उसके जो पितामह रहते हैं, यानी कि जो 5वां वंशज तैमूर लंग का रहता है, उन्होंने समरकंद को राजधानी बनाई थी, तो इसलिए जो है वो समरकंद को प्राप्त करता है। लेकिन फिर 1512 में क्या होता है कि इस्माइल खान से संधि टूट जाती है और इस्माइल खान ने जो है बाबर को भगा दिया। ठीक है, अब बाबर को जब भगा दिया तो अब बाबर ने 3 बार प्रयत्न किया। मैंने आपको बताया शुरू में 1497 में पहली बार, 1501-2 में दूसरी बार, 1510-12 में तीसरी बार। अब क्या होता है कि मोटा मोटा थोड़ा सा मैं आपको नक्शे से अगर समझा दूं तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ईरान का शाह इस्माइल शाह जो है इस समय तक क्या होता है, और उज़्बेक शासक रहता है एक, उज़्बेक शासक का कुछ नाम है, क्या तो नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो एक उज़्बेक शासक रहता है और इस्माइल शाह, ये दोनों मान लीजिए ईरान वाला जो एरिया है पूरा, और ये पूरा जो मध्य एशिया वाला एरिया है जो है, इसको ईरान का शाह इस्माइल शाह और ये वाला जो एरिया उज़्बेक, इन लोगों ने जीत लिया है और इस पे शासन कर रहे हैं। बाबर यहाँ बैठा है मान लीजिए, ठीक है, गजनी काबुल यहाँ पे है, बाबर यहाँ पे बैठा है, तो बाबर के लिए इस तरफ जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इधर ईरान का शाह बैठा है और इधर जो है जो उज़्बेक है उनका शासन है, और जो उज़्बेक शासक है उसका तो कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूं, तो ये काफी सशक्त है, इधर नहीं जा सकता। बाबर के सामने ये सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, क्या कि वो भारत आ जाए। ऐसे मैंने नक्शा बना दिया है समझने के लिए, ठीक है। सॉरी। अब बाबर के लिए क्या बचा है, बाबर के लिए ये रास्ता, ये एरिया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे 2 शासक कर रहे हैं काम अपना। बाबर के लिए तीसरा विकल्प ये है, या तो ये काबुल और गजनी में ही शासन करता रहे, या तो ये भारत की तरफ आए, ठीक है। और भारत का जो इस समय का शासन चल रहा है, उत्तर पश्चिम वाला शासन चल रहा है, वो बिल्कुल से कमजोर है, आपको पता ही है बाबर। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान डालेंगे, ठीक है, ये मैंने उत्तर पश्चिम वाला एरिया भारत का, ठीक, ये जो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, इसको किसने जीता था, अगर आपको सल्तनत काल में मेरी क्लास देखे होंगे तो पता होगा कि इसको तैमूर ने जीता था, तैमूर लंग ने जीता था, ठीक है, तैमूर लंग ने जीता था और अपना एक प्यादा बिठा दिया था, यानी कि तैमूर पंजाब को जीत लिया था। पहली बार बाबर को ये लगा कि क्यों ना भारत की ओर विजय किया जाए, ठीक है, बाबर को ये लगा कि क्यों ना जीता जाए भारत को। एक कहानी और भी प्रचलित है, कई किताबों में मिलती है, 1503 की बात है, एक किसी गांव में वो गया था, रुका था जो है, ठीक है, तो गांव में एक 110 साल की एक बूढ़ी महिला थी, उन्होंने इस बात को कहानी के रूप में बताया था कि कैसे तैमूर लंग जाके जो है भारत को जीत लिया था। तो एक जो वृद्धा महिला की कहानी है वो भी उसके दिमाग में चल रही कि हमारे पूर्वज तैमूर लंग गए थे और पंजाब को जीते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पंजाब पे अपना पैतृक अधिकार समझ रहा है बाबर को ये लगता है कि पंजाब वाला जो एरिया है ये मेरा है, क्योंकि मेरे पितामह यानी कि तैमूर लंग ने जीता था, ठीक है। तो होता क्या है, किसी पंजाब में कौन शासन कर रहा है, दौलत खान लोधी, ठीक है। दौलत खान लोधी कौन है, ये इब्राहिम लोधी का भाई है, भाई किसका, इब्राहिम लोधी का है, ठीक है, इब्राहिम लोधी। और एक शासक यहीं पे आके बैठा हुआ है जो दर बदर भटक रहा है, आलम खान लोधी, आलम खान लोधी, ये कौन है, ये चाचा है किसका, इब्राहिम लोधी का, यानी कि इन दोनों का चाचा है, ये भाई है। ये दोनों अपने आत्मकथा में बाबर ने इस बात को बताया है कि पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने क्या किया था कि इसको निमंत्रण दिया था
दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। हालांकि बाबर जो है अपनी आत्मकथा में यह भी बताता है कि मेवाड़ के शासक ने भी उसको आमंत्रण दिया था दिल्ली पे आक्रमण के लिए। ठीक है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद जो द्वितीय युद्ध होगा, उस द्वितीय युद्ध के आधार के, यानी कि द्वितीय जो खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, वो होता इसी कारण से है कि बाबर कहता है कि आपने मेरे साथ वादा खिलाफी की है, यानी कि आपने अपनी शर्तों को नहीं माना और शर्तों को ठुकराया है। वो शर्त कौन सी रहती है? बाबर का कहना है आत्मकथा में कि राणा सांगा से ये शर्त तय हुई थी कि मैं जब आऊंगा उत्तर की तरफ से, तो मैं उत्तर की तरफ से इब्राहिम, उत्तर पश्चिम की तरफ से इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करूंगा और राणा सांगा आगरा की तरफ से आएगा, मतलब इब्राहिम लोदी के खिलाफ। मगर ऐसा नहीं होता है, राणा सांगा नहीं जाता है। इस बात को बताता है कि इसी वजह से खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, राणा सांगा ये कहता है कि जो कालपी है, जागौर की कालपी ओलपी की जो जागीर है, उसको ये बाबर ने जो है हथिया लिया है पानीपत के युद्ध के बाद, तो युद्ध अवश्यंभावी है, यानी कि युद्ध होना जरूरी है। तो ये बात है। तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में जब दौलत खान लोदी पंजाब में यहाँ शासन कर रहा है और यही इसी के पास में आलम खान लोदी भी आके बैठा हुआ है, और दिल्ली पे कौन शासन कर रहा है? इब्राहिम लोदी कर रहा है। तो इस वजह से युद्ध होना तो अब तय ही है, बस समय की बात रहती है। पहली बार बाबर जो है यहाँ पे जो भारतीय सीमा है, ठीक है ना, यहीं पे जनजातियां रहती हैं। 1519 में पहली बार बाबर ने जो है पहली बार आक्रमण किया। 1519 में पहली बार कहां पे? भारत पर आक्रमण किया। कह सकते हैं बहुत थोड़ा सा था, आता है, जातियों को ठीक ठाक करके अपना चला जाता है, जो जनजातियां थी उपद्रवी जो हो गई थी, चला जाता है। फिर वो 1520 में आता है, जनवरी फरवरी में आता है, फिर यहीं तक आता है। ठीक है, फिर सितंबर अक्टूबर 1520 में तीसरी बार आता है ये। ठीक है, इसके बाद फिर ये चौथी बार जब आता है तो 1523 या 24 के इर्द गिर्द में आता है चौथी बार। और इसका जो पांचवा आक्रमण होता है, पांचवा, वो होता है पानीपत का। तो बाबर का अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बाबर का कौन सा आक्रमण रहता है पानीपत का, तो पांचवा आक्रमण रहता है। ठीक है ना, बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण पानीपत का होता है, पानीपत पर होता है। ठीक है, ये बात है। यानी कि 1519 में वो पहली बार ये जो सीमा है, मतलब ये जो इसकी तीन बार जो युद्ध होता है 1519-20 में, चौथी बार, हाँ चौथी बार मैं आपको बता दूं, चौथी बार ये पंजाब पर आक्रमण करता है। 1524 की शायद बात है, 24-25 की बात है। पंजाब में दौलत खान लोदी को हरा देता है ये, और दौलत खान लोदी को एक प्रकार से कह सकते हैं अपना नुमाइंदा भी बना देता है। लेकिन ये जो दौलत खान लोदी फिर से स्वतंत्र हो जाता है, और चूंकि पंजाब में स्वतंत्र सत्ता के जैसा ही उपयोग करता है, उपभोग करता है दौलत खान लोदी, दिल्ली की सल्तनत को नहीं मानता है। इस वजह से 1524-25, जब 24-25 में बाबर का चौथा आक्रमण होता है, तब ये दौलत खान लोदी को हरा देता है। और पांचवें आक्रमण में ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं किसके किसके बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। पंजाब का दिल्ली से इब्राहिम खान लोदी बड़ी सी सेना लेके चलता है। ये भी पंजाब से आगे बढ़ता है, और पंजाब के आगे थोड़ा सा आने से, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पानीपत नामक स्थान है हरियाणा के पास में, वहीं पे ये युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है।
मैंने आपको पहले भी बताया है सल्तनत काल में कि एकमात्र सल्तनत कालीन शासक है जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। कौन है? इब्राहिम लोदी है। ठीक है, बाबर की जीत हो जाती है और बाबर भारत में 1526 में स्थापना हो जाती है। 21 अप्रैल 1526 को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और दिल्ली और आगरा को जीत लिया जाता है। आगरा में इसने हुमायूं को भेज दिया, बाद में फिर ये आगरा जाता है नवंबर-दिसंबर में। आगरा में ही हुमायूं ने इसको विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था और हुमायूं ने किससे प्राप्त किया था? ग्वालियर के राजा से प्राप्त किया था। ये है एक छोटी सी कहानी बाबर के विषय में। ठीक है, और कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ी दो चार बातें और भी हैं मैं उसको बता दे रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी कहानी जो ये लेक्चर है ये बाबर के विषय में। बताने की तो बहुत सारी बातें हैं पर उन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है बताने का, या कभी ऐसा अगर समय आएगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, जैसे 1508 में ही हुमायूं का जन्म होता है। हुमायूं का जन्म होता है। माँ कौन होती है? महामनगा के पेट से। ठीक है, महामनगा, वही महामनगा है जो अकबर के समय में पेटीकोट शासन की प्रमुख रहती है। महामनगा ही शासन चलाती हैं। ये वही महामनगा है। महामनगा का बेटा रहता है हुमायूं। 1508 में पैदा होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या होती है? बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार भारत में कुछ नई तकनीक लाई। जैसे कि बाबर जो पानीपत का युद्ध है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बाबर ने बहुत सारी चीजें नई लेके आई। जैसे इस युद्ध में तुलगमा पद्धति यानी कि प्रणाली का उपयोग किया। तुलगमा पद्धति का उपयोग हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? तोपों और बंदूकों का प्रयोग हुआ। बंदूकों का प्रयोग हुआ। ठीक है ना, तोपों और बंदूकों का प्रयोग हुआ। ठीक है, और ये जो तुलगमा पद्धति का प्रणाली का उपयोग हुआ इसको बाबर ने किससे सीखा था? उज्बेकों से सीखा था। ठीक है, उज्बेकों से सीखा था क्योंकि उसका कई सारा युद्ध उज्बेकों के साथ में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया 1501-2 में किससे? जो उज्बेक सरदार रहता है, शासक सैबानी खान रहता है, उससे हुआ रहता है। तो उज्बेकों से काफी उसका युद्ध हुआ था। तोपों और बंदूकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे क्या? जैसे इसने सेना को जो छिपा के रखता था, सेना को छिपा कर रखने की कला को ये किससे सीखा था? ये सीखा था मंगोलों एवं अफगानों से। मंगोलों एवं अफगानों से सीखा था। बाबर सेना को पूरा लेके कभी नहीं आता था। ये प्रकार की नई युद्ध पद्धति का भारत में प्रयोग हो रहा है जिसके बदौलत वो जीतता है। ठीक है, जैसे तुलगमा पद्धति का उपयोग उज्बेकों से सीखा था। तोप और बंदूकों का प्रयोग उसने किया। सेना को छिपा कर रखता था, पूरी सेना लेके नहीं आता था। ठीक है, हाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदूकों का प्रयोग है इसने ईरानियों से सीखा था। बताता चलो नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। ईरानियों से सीखा था। ठीक है, बंदूकों का प्रयोग। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे ये तुलगमा पद्धति है ना, ये तुलगमा पद्धति है क्या? हाँ, तुलगमा पद्धति को थोड़ा सा मैं बता दूं। तुलगमा पद्धति उज्बेक एक विशेष प्रकार की ये प्रणाली होती थी जो युद्ध के समय में होता ये था थोड़ा कि पूरी सेना एक साथ लड़ने नहीं जाती थी। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये सामने की सेना है। ठीक, ये सामने की सेना खड़ी है, बाबर की इतनी सेना यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, कुछ सेना तो ये यहाँ पे छिपा के रखता था। ठीक, बाकी जो तुलगमा पद्धति होती थी
कुछ सेना यहाँ पे दाएं पे यहाँ पे खड़ी होती थी दाएं बाएं में, ठीक है। इसके बाद जैसे ये सेना आगे बढ़ती थी, ये इसका हिस्सा आगे बढ़ता था। मान लीजिए बाबर की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना है, इब्राहिम लोदी की सेना पूरी एक जगह पे है, बाबर की सेना कहाँ कहाँ पे है, ये जो है यहाँ से तुलगमा पद्धति, कुछ सेना यहाँ पे है, कुछ सेना कुछ दूरी पे ये दाएं की तरफ है, कुछ बाएं की तरफ है, और कुछ को इसने छिपा के रख दिया है पीछे की तरफ। तो होता क्या था कि जैसे ये सेना आगे बढ़ती थी, ये लोग पीछे से आके हमला कर देते थे, और ये सेना जब आगे आ गई तो इधर से भी लड़ते थे और पीछे से भी, तो सामने वाली सेना को स्थान नहीं मिलता था, लड़ाई की जगह नहीं मिलती थी, या कह सकते हैं कि वो परेशान हो जाती थी। इसी पद्धति को तुलगमा पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसने उज़्बेकों से सीखी थी, बाकी बंदूक उसने ईरानियों से सीखा था, इसको मैंने बताया है। तोप, जो तोप की पहली बार व्यवस्था होती है, जो तोप पानीपत के युद्ध में चलाई जाती है, उसको कौन चलाता है, उसके जो दो प्रमुख रहते हैं तोप के, वो धुरंधर रहते हैं, उनका नाम रहता है उस्ताद अली एवं मुस्तफा। ये मुस्तफा दोनों तोपची रहते हैं, यानी तोप देखने तोपची रहते हैं, तोपची रहते हैं। यही तोप देखते हैं, तोपों का प्रबंधन देखते हैं, तोप चलाना यही जानते हैं। इन्हीं के अंडर में कुछ इन्होंने चेहरा चापड़ बना दिया है, वो तोप चला रहे हैं। तो उस्ताद अली और मुस्तफा दोनों तोपची रहते हैं, ठीक है। फिर बाबर को ज्यादा दान देने के लिए, मतलब कि सैनिकों में पैसा बंटवाने के लिए या सबको खुश करने के लिए, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, ठीक है। बाबर को बागों का बहुत शौक है, ठीक है। इतना ज्यादा शौक है कि कुछ जब वो रहता है, यहाँ पे रहता है, तो वो बागों को बहुत अच्छे से लगवाता है और बहुत अच्छी डिजाइन के साथ में। और अपनी आत्मकथा में बताता है कि भारत में लोग बेतरतीब हैं, यहाँ पे वर्षा तो अच्छी होती है पर बाग वोग लगाना किसी को नहीं आता है, बागों के शौकीन नहीं है। इसीलिए बाबर को क्या कहा जाता है, बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है, उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक। उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है, कलंदर भी कहा जाता है। तो ये चीजें हैं जो बाबर से संबंधित थी, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ चूंकि क्लास काफी लंबी हो गई, हमें लग रहा है 40-42 मिनट, हाँ 42-43 मिनट की क्लास हो गई है। बहुत लंबी क्लास हो जाती तो फिर आपको देखने में भी ठीक नहीं लगता, छोटी छोटी क्लास रहे, हालांकि ये भी लंबी ही क्लास है। तो ये है बाबर से संबंधित। बाकी फिर दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ एक बात मैं आपको और याद आ गया कि जो फरगना है, बाबर जो फरगना का शासक है, उसकी राजधानी होती है अंदीजान। अंदीजान ये राजधानी रहती है फरगना की, ठीक है, अंदीजान, अंदीजान। तो और कुछ भी है बाबर के विषय में, जो बाबर का अगला युद्ध होगा, खानवा का युद्ध हो, चंदेरी का युद्ध हो, घाघरा का युद्ध, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास काफी लंबी हो गई। जो भी चीज बाबर से या अन्य चीजों को मैं महत्वपूर्ण समझूंगा वो बताऊंगा। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा बाबर के विषय में, क्योंकि जल्दी ये सब बातें पता नहीं चलती हैं, ठीक है। पता चलती, कहने का मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ अतिरिक्त पढ़ा दिया है, दिमाग में नहीं रहता, आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, दिमाग से आउट हो जाता है। नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो जरूरत जिनको लगती है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में इतिहास के जल्दी ही। और आप लोग मेरे चैनल को, जिसका नाम है एस कांत GS क्लासेस, उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। एस कांत GS क्लासेस के नाम से है, एस कांत GS क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अपने दोस्तों से जरूर इसको सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नमस्कार।